डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है बच्चों की जब डीएनए दो अलग अलग लोगों के डीएनए बेस सीक्वेंस में जब क्या होते हैं वेरिएशन आ जाते हैं या डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? हमारी एक नई टर्म है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हुआ? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा कि वेरिएशन या डिफरेंस in base sequence of DNA in different individuals. क्या बोला मैंने? कि जब किसी दो अलग अलग लोगों के डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों के डीएनए बेस सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि डीएनए का जो सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस जो डीएनए का है, उसमें क्या हो कि दो अलग अलग लोगों के जब डिफरेंस आ जाए या वेरिएशन आ जाए तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोला जाता है। और ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता किसकी वजह से है? ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है म्यूटेशन की वजह से। जैसे मेरी सेल में मेरे डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया कि मेरा बेस सीक्वेंस अलग हो गया, आपकी के डीएनए में क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, तो आपका क्या हो गया बच्चों कि वहां पर आपके जो डीएनए का सीक्वेंस था वो बदल गया। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। मेरा डीएनए का सीक्वेंस म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाएगा तो आपका भी डीएनए सीक्वेंस क्या होगा? म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाएगा। तो दो अलग अलग लोगों का जब क्या हो कि डीएनए बेस सीक्वेंस में वेरिएशन या डिफरेंस हो तो इसको बोला जाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एंड किसकी वजह से ये होता है कि अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की क्या वजह से क्या होता है कि ये म्यूटेशन की वजह से अराइज होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए का जो बेस सीक्वेंस होगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। हो सकता है 5 बेस सीक्वेंस का अंतर आ जाए, हो सकता है 11 बेस सीक्वेंस का अंतर आ जाए, हो सकता है इससे ज्यादा बेस सीक्वेंस का अंतर आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही बेस सीक्वेंस का अंतर आए। और जब दो अलग अलग लोगों के क्या होता है कि सिर्फ सिंगल बेस सीक्वेंस में डिफरेंस आता है तो इस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला मैंने? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल है इसका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का SNP। और इसको SNP को की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और पता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP की फुल फॉर्म है। और बहुत से लोगों को SNP बोलने में आजकल ये लोग बहुत आलसी हो गए तो SNP बोलने में क्या आता है? शर्म आती है या फिर लंबा लगता है, आलस आता है, तो लोग आजकल इसको क्या बोलने लग गए? स्निप। यानी कि स्निप भी बोला जाता है कि इसको SNP को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? कि जब दो अलग लोगों के डीएनए बेस सीक्वेंस में सिर्फ एक ही जगह पर एक ही बेस सीक्वेंस में क्या आता है? वेरिएशन आता है, तो इसको बोला जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि स्निप, SNP। क्या होता है स्निप? वेरिएशन या डिफरेंस, वेरिएशन या डिफरेंस इन single base of DNA in different individuals। दो अलग अलग लोगों के क्या हो कि दो अलग अलग लोगों के डीएनए में सिर्फ एक ही बेस का
सिर्फ एक ही बेस सीक्वेंस का क्या हो जाए कि डीएनए में क्या हो जाए कि सिर्फ एक ही सिंगल बेस का क्या हो जाए, वेरिएशन आ जाए या डिफरेंस आ जाए, तो उस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और आपको पता है ये एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से जो सिंगल एक ही क्या हो, सिंगल एक ही बेस में क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है दो अलग अलग लोगों के डीएनए के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होती है कि लोगों में बहुत सारी बीमारियां, डिजीज क्या होती है, कॉज होती हैं। तो ड्यू टू एसएनपी क्या बोल सकती हूँ मैं कि ड्यू टू एसएनपी, चला एसएनपी को मैं समझा देती हूँ पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम से क्या करती हूँ, एसएनपी को समझाती हूँ। मान लो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर क्या है बच्चों मेरा 10 है। अब इस क्रोमोसोम नंबर 10 में इस जगह पर यानी कि इंडिविजुअल 1 की बात कर रही हूँ मैं, एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि ये इंडिविजुअल 1 XY कोई भी हो सकता है। मान लो ये इंडिविजुअल 1 जो है उसका नाम मैं क्या रखती हूँ, शैली इसका नाम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 10 में ये जो क्रोमोसोम नंबर 10 है शैली का, यानी कि इंडिविजुअल 1 कौन, शैली जो है उसका क्रोमोसोम नंबर 10 है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि इस क्रोमोसोम नंबर 10 में इस जगह पर इसका डीएनए सीक्वेंस क्या है, कि मान लो इसका डीएनए सीक्वेंस है AGCTCAGCTC, ठीक है, ये क्या है इसका डीएनए सीक्वेंस है। अब क्रोमोसोम नंबर 10 में किसका उठा रही हूँ, करण का ले रही हूँ, ठीक है। ये शैली का था क्रोमोसोम नंबर 10 में, यानी कि इंडिविजुअल 1 का क्या था, बेस सीक्वेंस था, डीएनए बेस सीक्वेंस था। अब जो है मैं क्रोमोसोम नंबर 10 किसका ले रही हूँ, इंडिविजुअल 2। इंडिविजुअल 2 को मैंने क्या नाम दिया कि इंडिविजुअल 2 का नाम है करण, करण का मैं क्या ले रही हूँ, क्रोमोसोम नंबर 10 ले रही हूँ, ठीक है। अब इंडिविजुअल 2 के भी इसी जगह पर मैं क्या देख रही हूँ कि इंडिविजुअल 2 में क्या हो रहा है बच्चों, इंडिविजुअल 2 में जब क्रोमोसोम नंबर 10 का क्या देख रही हूँ मैं कि डीएनए सीक्वेंस देख रही हूँ, तो उसका डीएनए सीक्वेंस कुछ ऐसा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि बाकी का जो बाकी का जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या है बच्चों, दोनों का, इंडिविजुअल 1 शैली का भी और करण का भी, इंडिविजुअल 2 करण और इंडिविजुअल 1 यानी कि करण और शैली का क्रोमोसोम नंबर 10 में जो डीएनए का सीक्वेंस है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो एक बेस सीक्वेंस यहाँ पर बदला है, एक बेस सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर बदला है, यानी कि एक बेस सीक्वेंस का एक बेस का क्या हुआ है कि दो जगह पर हमें डिफरेंस देखने को मिला है। बाकी देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर 10 का इंडिविजुअल फर्स्ट हो या इंडिविजुअल सेकंड हो, दोनों का क्या है, डीएनए सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब एक बेस का क्या आता है, एक बेस का डिफरेंस आता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो इसको क्या बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और हमने इस डायग्राम से क्या देखा है कि दो जगह पर, कितनी जगह पर बच्चों, दो जगह पर हमने क्या देखा है, दो जगह पर एक एक बेस का हमने डिफरेंस देखा है, दो जगह पर एक एक सीक्वेंस का हमने क्या देखा है अब तक कि दो जगह पर एक एक सीक्वेंस का हमने डिफरेंस देखा है, ठीक है ना, एक एक बेस का डिफरेंस देखा है। लेकिन आपको पता है कि अब तक साइंटिस्ट टोटल डीएनए में टोटल कितनी जगह पर ये जो सिंगल टोटल साइंटिस्ट अब तक 1.4 मिलियन लोकेशंस में 1.4 मिलियन लोकेशन में क्या कर चुके हैं, इस तरह के एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को रिसर्च कर चुके हैं साइंटिस्ट। कितनी जगह पर, हमने तो सिर्फ दो जगह पर ही देखा है एक एक बेस का जो डिफरेंस है वो, लेकिन साइंटिस्ट अब तक 1.4 मिलियन लोकेशंस पर ये एसएनपी को क्या कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। और इस एसएनपी की वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर बीमारियां कोज होती हैं, सिर्फ एक बेस सीक्वेंस बदल जाता है। और हम इसका एग्जाम्पल पढ़कर आए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक ही तो बेस सीक्वेंस का डिफरेंस आता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। और क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान से जो दूसरा इंसान होता है उसकी जगह पर, कि एक नॉर्मल इंसान में जहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस होता है दूसरे इंसान में भी वही होता है, सिर्फ एक बेस सीक्वेंस का अंतर होता है जिसकी वजह से उसके अंदर, ये तो नॉर्मल है लेकिन सामने वाला क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, यानी कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि टिल नाउ देखो एसएनपी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब एसएनपी की डेफिनेशन में हमने तो दो जगह देखा है, लेकिन टिल नाउ साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, टिल नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड SNP। हमने तो दो ही जगह देखा है,
लेकिन एसएनपी साइंटिस्ट ने कितनी जगह पर 1.4 मिलियन लोकेशंस में देख लिए। लोकेशंस इन ह्यूमन के अंदर साइंटिस्ट ने अब तक 1.4 मिलियन लोकेशंस में क्या देख चुके हैं, एसएनपी देख चुके हैं, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हैं, यानी कि एक ही बेस सीक्वेंस का अंतर देख चुके हैं। और एसएनपी की वजह से क्या होता है कि ड्यू टू एसएनपी वेरियस डिजीज may be caused। एग्जाम्पल जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एसएनपी की वजह से ही क्या हुआ है, वो इंसान बीमार पड़ा है। एक ही बेस सीक्वेंस का क्या होता है, डीएनए में अंतर होता है, और एक बंदा नॉर्मल होता है, दूसरे को क्या बीमारी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या हुआ था, सीटीसी होता है नॉर्मल इंसान में, डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, सीटीसी, लेकिन जो बीमार होता है उसके अंदर क्या होता है, सीएसी, यानी कि टी की जगह पर वहां पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर हो जाता है। यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोला कि जब दो अलग अलग लोगों के बीच में डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशन हो तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। और दो अलग अलग लोगों में डीएनए बेस सीक्वेंस में सिर्फ एक ही बेस का क्या हो, अंतर हो, तो उसको बोला जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी। और एसएनपी की वजह से क्या होती है कि बीमारियां होती हैं। और क्या हो सकता है कि अब तक हमने तो सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने जो देखा शैली और करण में, उनमें एक ही बेस का हमने क्या देखा, सीक्वेंस देखा है, अंतर देखा है, लेकिन साइंटिस्ट अब तक क्या कर चुके हैं, 1.4 मिलियन एसएनपी को क्या कर चुके हैं, ह्यूमन डीएनए के अंदर रिसर्च कर चुके हैं, लोकेशंस पर देख चुके हैं एसएनपी को। अब देखिए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, दो अलग अलग लोगों के डीएनए सीक्वेंस में अंतर को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ 2-4 लोगों के बेस सीक्वेंस में आपने अंतर देख लिया, 2-4 लोगों के डीएनए बेस सीक्वेंस में आपने अंतर देख लिया, तो इसको आप डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोल सकते हो। यानी कि मेरा डीएनए बेस सीक्वेंस अलग है, करण का डीएनए बेस सीक्वेंस अलग है, शैली का बेस सीक्वेंस अलग है, और किसी और का, यश का डीएनए बेस सीक्वेंस अलग है, तो आप क्या बोल दोगे कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। 2-4 लोगों के डीएनए बेस सीक्वेंस में अंतर देख के आपने क्या बोल दिया, इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं। हर एक इंसान मतलब 2-4 लोगों के अंदर डीएनए बेस सीक्वेंस में अंतर को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोला जाता है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आप तब बोलोगे जब ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है डीएनए सीक्वेंस में, ये क्या हो, मोर देन 0.1% लोगों में अवेलेबल हो, मोर देन क्या हो, 0.1% लोगों में जब देखने को मिलता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब इस परसेंटेज को अगर मैं लोगों में चेंज करूं तो 100 में से ये टोटल कितना कि भैया 100 में से मिनिमम क्या हो कि भैया 10 लोगों के अंदर तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए। तो 0.1% को अगर मैं क्या करूं कि इस परसेंटेज को हटा के मैं देखूं तो मोर देन क्या हो, 1% लोगों में, मोर देन 1% लोगों में जब क्या हो, डीएनए बेस सीक्वेंस का अंतर हो, तब क्या बोलेंगे, इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। और ये अंतर हो, सिर्फ इतना नहीं, ये अंतर जो है ये क्या होना चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होना चाहिए, इनहेरिट होना चाहिए, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, अब मेरे अंदर मेरे डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज हुआ, मेरे डीएनए सीक्वेंस में जो बदलाव हुआ वो क्या है, और बदलाव कहाँ पर होगा ये भी ध्यान रखना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए बेस सीक्वेंस में अंतर कहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये फंक्शनल डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शनल डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा, कोडिंग डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये देखने को मिलेगा नॉन फंक्शनल पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर फंक्शनल पार्ट में डीएनए बेस सीक्वेंस बदल गया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मौत हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, फिर वेरिएशन वगैरह नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए फंक्शनल पार्ट में, कोडिंग पार्ट में, डीएनए का जो कोडिंग डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉन फंक्शनल डीएनए के अंदर। क्योंकि मान लो मेरे डीएनए के अंदर क्या हुआ, चेंज आया, मेरे डीएनए में म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा बहुत 1 या 2 या फिर उससे ज्यादा बेस सीक्वेंस का क्या हो गया, अंतर आ गया। अब क्या हो कि जो अंदर मेरे अंदर चेंज हुआ है वही क्या हो कि वहां पर जब दूसरा हो, जब मेरे बाद में जो मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों में क्या आ जाए कि म्यूटेशन होगा, मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ, कुछ बेस सीक्वेंस बदल गया, अब उनके अंदर जो पहुंचा है डीएनए उसमें भी क्या हो जाए कि म्यूटेशन आके कुछ और चेंजेस आ जाए। फिर इस तरह से
क्या हो, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी टू पीढ़ी क्या हो जाए, म्यूटेशन होता जाए किसके अंदर, नॉन फंक्शनल डीएनए के अंदर, जो क्या हो कि जो दिखाई भी ना दे। नॉन फंक्शनल डीएनए के अंदर ऐसा क्या हो, बेस सीक्वेंस हो, मतलब म्यूटेशन हो नॉन फंक्शनल डीएनए के अंदर, और क्या हो जाए, डीएनए का बेस सीक्वेंस बदल जाए, और उसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी फर्टिलिटी वगैरह पर किसी पर असर नहीं होना चाहिए, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाए, ट्रांसफर होता चला जाए। और ये कम से कम ये जो हो रहा है ट्रांसफर, क्या हो रहा है, ये बेस सीक्वेंस जो बदल बदल के ट्रांसफर हो रहा है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए कि ज्यादा से कम 1% से ज्यादा लोगों में जब ये देखने को मिलेगा, तब आप इसको क्या बोलोगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि 2-4 लोगों का डीएनए बेस सीक्वेंस में अंतर देख के, वेरिएशन देख के आप नहीं बोल सकते कि इनके अंदर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। नहीं, क्या हो कि बहुत सारी पीढ़ियों में, मतलब कम से कम 100-500 पीढ़ियों में क्या हो कि म्यूटेशन होता चला जाए, और उसके बाद में वो अंतर देखने को मिले, मतलब म्यूटेशन होता चला जाए और डीएनए बेस सीक्वेंस बदलता ही चला जाए, हर एक पीढ़ी में क्या हो, डीएनए बेस सीक्वेंस में अंतर हो, डीएनए बदलता चला जाए, और लास्ट में आपको पता है कि नॉन फंक्शनल डीएनए में ही क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन कभी भी फंक्शनल डीएनए में नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं बात करूं जैसे आपके दादाजी, अब आपके दादाजी के डीएनए में, आपके दादाजी के नॉन फंक्शनल डीएनए में जो म्यूटेशन हुआ है, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है, वो कैसे हुआ है कि उनके पहले की जो इतनी सारी पीढ़ियां थी, उनके खानदान वालों का म्यूटेशन उनके अंदर आया है, मतलब वो जो चेंज हुआ है डीएनए बेस सीक्वेंस वो उनके अंदर आया, और कुछ म्यूटेशन उनके खुद के नॉन फंक्शनल पार्ट में हुआ। फिर क्या हुआ, हमारे पिताजी आए, पिताजी के अंदर क्या है कि पूरे के पूरे खानदान का अब तक जो म्यूटेशन होकर डीएनए बेस सीक्वेंस जो बदला है वो उनके अंदर है, नॉन फंक्शनल डीएनए, और साथ में क्या हो कि उनका खुद का भी कुछ नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हुआ हो, फिर हम पैदा हुए, तो हमारे अंदर क्या हुआ कि पिताजी तक का जो पिताजी तक के खानदान का जो नॉन फंक्शनल डीएनए जिसमें डीएनए बेस सीक्वेंस बदला है वो तो उनके हमारे अंदर आएगा, लेकिन हमारे कुछ खुद के नॉन फंक्शनल डीएनए में क्या हो, बेस सीक्वेंस बदले, म्यूटेशन हो, तब जाके मैं इसको क्या बोलूंगी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलूंगी। यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म 2-4 लोगों का देख के हम नहीं बोल सकते कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, कम से कम क्या हो, मोर देन 1% लोगों में देखने को मिलेगा, तब हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। वेरिएशन जब 1% से ज्यादा लोगों में देखने को मिलेगा, और ये क्या हो कि 1% से ज्यादा लोगों में देखने को मिले और पीढ़ी टू पीढ़ी क्या हो जाए कि ट्रांसफर होता जाए। तो यहाँ पर है ना, एनसीईआरटी कभी कभी क्या है, कुछ समझदारी वाले बात कर लेती। एनसीईआरटी क्या बोल रही कि मान लो किसी की कि भैया सोमेटिक सेल में, अगर सोमेटिक सेल में क्या हो कि कुछ चेंजेस आए, म्यूटेशन होगा, तो वो तो इनहेरिट होगा ही नहीं। सोमेटिक सेल के अंदर अगर कुछ चेंजेस आएंगे, म्यूटेशन होगा, तो वो म्यूटेशन होने के बाद में जो चेंजेस आएंगे वो थोड़ी ना दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे। कौन से ट्रांसफर होंगे कि जब जर्म सेल में, यानी कि किसमें, जर्म सेल के अंदर जनरेटिव सेल में क्या होंगे कि म्यूटेशन होगा, चेंज आएंगे, तब जाके वो क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में, जब सेक्स सेल में होंगे म्यूटेशन, तब जाके वो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। पहली बात तो ये। अब मान लो कि मेरे अंदर, मान लो मैं हूं, अब मेरे अंदर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आए, म्यूटेशन हुआ मेरी जर्म सेल में, अब वो म्यूटेशन ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी फर्टिलिटी चली गई, यानी कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती हूँ। तो क्या अब दूसरी जनरेशन में वो जो हुए हैं म्यूटेशन की वजह से जो डीएनए बेस सीक्वेंस चेंज हुआ है, क्या वो ट्रांसफर होगा, क्या नहीं हो पाएगा। यानी कि म्यूटेशन ऐसा हो, डीएनए जो सीक्वेंस है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जब कब बोलेंगे हम, म्यूटेशन हो, डीएनए बेस सीक्वेंस बदले और वो पीढ़ी टू पीढ़ी क्या हो जाए कि वो ट्रांसफर होता चला जाए, और उसकी वजह से किसी भी पीढ़ी में क्या हो कि फर्टिलिटी पर कोई मतलब मेजर इफेक्ट ना पड़े, तब जाके क्या होगा कि कम से कम 500,000 पीढ़ियों में मान लो कि डीएनए बेस सीक्वेंस बदलता चला गया, म्यूटेशन होता चला गया, तो कहाँ पर हो रही है ये सारी चीजें, नॉन फंक्शनल डीएनए में हो रही है। तो हो सकता है ना 500,000 पीढ़ी में कोई ऐसा टाइम आए कि इतना चेंज आ जाए कि नॉन फंक्शनल डीएनए क्या बन जाए, फंक्शनल डीएनए बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, फंक्शनल डीएनए बन जाए। तो अगर देखा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल क्या है, तो रोल किसमें है, रोल है कि इसका रोल है, एक तो आप इससे मतलब जो ये सीक्वेंस चेंज हुआ है उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख सकते हो। दूसरा आप क्या देख सकते हो कि इसके अलावा हम क्या पता लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन हो सकता है, कि देखो ना नॉन फंक्शनल से फंक्शनल डीएनए बन गया, कुछ अलग कैरेक्टर आपकी जो पीढ़ी थी उसके अंदर आ जाए 500,000 साल बाद, कि बहुत था पहले कोई, अब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होने लगे, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होने लगे, इवोल्यूशन आ गया, स्पेशिएशन आ गया। और इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि भैया हर एक जो हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसका जो जीन होगा वो अलग होगा। तो मान लो कि हमें पता है कि जैसे ये ATGCC ये वाला सीक्वेंस किसका है, कि ये वाला सीक्वेंस इंसुलिन प्रोटीन का है। क्या है बच्चों, इंसुलिन प्रोटीन का है। फिर मैं आपसे बात करूं
TGACA, ये वाला जो सीक्वेंस है ये किसी और दूसरे प्रोटीन का है, तो मुझे मैं सीक्वेंस देख के पता लगा सकती हूँ कि ये किस प्रोटीन का सीक्वेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जीन मैपिंग कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म का रोल किस किस में होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता सकते हो, इवोल्यूशन हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, दूसरा इवोल्यूशन के अलावा स्पेशिएशन हो सकता है, कोई अच्छे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जीनोमिक मैपिंग भी कर सकते हो। पर्टिकुलर एक प्रोटीन के लिए कौन सा बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर एक प्रोटीन के लिए कौन सा बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के क्या है, एग्जांपल है। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म 2-4 लोगों में बदलने से नहीं बोल सकते हो, 1% से ज्यादा लोगों में होना चाहिए, और पीढ़ी टू पीढ़ी क्या होना चाहिए, वो इनहेरिट होना चाहिए। और उसकी वजह से किसी की भी जर्म सेल पर इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए म्यूटेशन होने की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म के चक्कर में, कि उसकी फर्टिलिटी चली जाए, क्योंकि जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। ये क्या होता है हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं। तो if frequency of allelic sequence variation, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। एलिल क्या होते हैं कि भैया डीएनए का बेस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, यानी कि इसको शॉर्ट में या फिर इजी लैंग्वेज में लिखना हो तो डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन, डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन बोल सकते हो। इज greater than 0.1%, is greater than 0.1%, यानी कि मोर देन 1% लोगों में हो। क्या है कि मोर देन 1% लोगों में जब देखने को मिलेगी ये क्या एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, जब मोर देन 1% लोगों में देखने को मिलेगी तब हम क्या बोलेंगे इसको, देन इट इज रेफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देन it is referred as DNA polymorphism। तब हम कैसे रेफर करेंगे इसको कि भैया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, कब बोला जाएगा, जब मोर देन 1% लोगों में क्या हो कि ये देखने को मिले सीक्वेंस चेंज हो और वो पीढ़ी टू पीढ़ी क्या हो जाए, इनहेरिट होता चला जाए, तब इसको क्या बोला जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलते हैं बात करते हैं पहले किसकी, हम एनसीईआरटी की। बिना एनसीईआरटी के तो हमारा कुछ चलेगा नहीं, तो एनसीईआरटी ओपन करते हैं बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो तो ये सब कुछ स्टार्टिंग वाला बता चुका है। 0.1% चेंज होता है 3 × 10⁶ बेस पे। इतना क्या होता है, हम लोगों के अंदर यूनिक डीएनए होता है। रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए वगैरह सब हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोल रहा है हमारा कि देखो पॉलीमॉर्फिज्म में एक लाइन बोल रही है यहाँ पर, क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि न्यू म्यूटेशन में अराइज इन अन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल। सम जर्म सेल में भी हो सकता है म्यूटेशन, और क्या हो सकता है कि सोमेटिक सेल में भी हो सकता है, दैट जनरेट गैमेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन देखो सोमेटिक सेल में भी होगा, जर्म सेल में भी होगा, लेकिन सिर्फ जर्म सेल का म्यूटेशन ही क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। सोमेटिक सेल वाला इनहेरिट नहीं होता है गैमेट के अंदर, ठीक है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग who can transmit the mutation, it can spread to the other membrane of population।
कि भैया जेनेटिक सेल के अंदर, जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन का क्या हो, ज्यादा ऐसा इफेक्ट ना पड़े कि उसकी वजह से उसकी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो क्या होगा अगली पीढ़ी में क्या हो पाएगा कि जो आपका म्यूटेशन है वो तो ट्रांसफर होगा नहीं, उसकी वजह से जो चेंजेस आए वो तो इनहेरिट होंगे नहीं, और जब नहीं होंगे तो आप कैसे बोल सकते हो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हम तभी बोलेंगे जब जर्म सेल में क्या हो, म्यूटेशन हो, और जर्म सेल में हुआ म्यूटेशन क्या हो कि पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जाए और उसकी वजह से किसी की बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी पर कोई प्रॉब्लम ना आए, एक नॉर्मल म्यूटेशन हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो उसका, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता चला जाए, और ये कम से कम 1% से ज्यादा लोगों में होना चाहिए। तो एलिलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलिल्स, छोड़ो, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन अभी जो मैंने बताया हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01%. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. मैंने यही बताया 1% से ज्यादा लोगों में जब क्या होगा कि सीक्वेंस देखने को मिलेगा, अलग अलग सीक्वेंस देखने को मिलेगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट हो रहा है, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यही बोला था कि एनसीईआरटी कभी कभी क्या करती है, कुछ स्पेशल बातें कर लेती है। क्या करती है बच्चों कि कुछ स्पेशल बातें कर लेती है हमारी एनसीईआरटी, और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। वीएनटीआर का नंबर, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, अब हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो रोल है पॉलीमॉर्फिज्म का रोल है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का रोल किसके अंदर है। तो देखो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का रोल बताया हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म का ये जो वेरिएशंस है इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल लार्जर स्केल फॉर इवोल्यूशन एंड speciation. Such polymorphism play very important role and you will study these in details at higher level. और क्या होता है कि फिंगरप्रिंटिंग में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इवोल्यूशन में, इसके अलावा स्पेशिएशन में और जेनेटिक मैपिंग में क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का रोल होता है। कि मैंने बताया जैसे नॉन फंक्शनल डीएनए था, पीढ़ियों तक नॉन फंक्शनल डीएनए था, उसमें म्यूटेशन होता चला गया, डीएनए बेस सीक्वेंस बदला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, आगे बढ़ता चला गया वो कि मेरा तो पीछे से आया है वो तो चेंज होके म्यूटेशन होके डीएनए सीक्वेंस हो तो है ही, मेरे खुद के नॉन फंक्शनल डीएनए बेस सीक्वेंस हुए, मतलब चेंजेस हुए, म्यूटेशन हुआ, तो इस तरह से क्या होगा कि नॉन फंक्शनल हो सकता है, आगे आगे फंक्शनल बन जाए। इवोल्यूशन कैसे होगा, कुछ एक्स्ट्रा हमारे अंदर इवोल्यूट हो जाए, इवोल्यूशन हो जाए, किसकी वजह से कि हमारे नॉन फंक्शनल डीएनए में क्या हुआ कि चेंज हो रहे हैं, रेगुलर चेंज होते चले जा रहे हैं, तो इवोल्यूशन में भी क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का रोल होता है। तो आगे मैं बताती हूँ आपको कि देखिए इधर, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रोल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, रोल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। क्या रोल है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का, तो देखिए नंबर 1 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेनेटिक मैपिंग में तीसरा इवोल्यूशन में और फोर्थ क्या है, स्पेशिएशन में। क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का रोल होता है। अब हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे क्या मेथड, क्या मैकेनिज्म किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि किस मेथड से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। तो मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेथड देखते हैं किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब क्या हुआ कि मान लो कहीं पर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई क्राइम हो गया, क्राइम सीन पर किसी मतलब कोई चोरी हो गई, किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हो गया किसी का, ठीक है। अब क्या होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी, पता लगाना है कि मर्डर किया किसने है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए क्या मेथड है कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सैंपल चाहिए। क्या चाहिए कि भैया डीएनए चाहिए तो उसके लिए सैंपल चाहिए, कोई सेल तो चाहिए।
तो सैंपल लेंगे, तो सैंपल किसका ले सकते हैं हम, जैसे कोई स्पर्म मिल गया किसी का, या फिर क्या मिल गया, कोई ब्लड मिल गया, उसका ब्लड का जो सैंपल था वो हमने ले लिया, या फिर ये जो हेयर होते हैं हमारे, हेयर जो है लिविंग सेल चाहिए होती है हमेशा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सैंपल के लिए जो सेल चाहिए वो लिविंग सेल चाहिए। अब लिविंग सेल में हेयर तो लिविंग सेल में नहीं आता, लेकिन जो हेयर फॉलिकल है वो क्या होती है, लिविंग होता है। हेयर फॉलिकल क्या होता है बच्चों, लिविंग होता है। तो हेयर फॉलिकल हो गया, स्पर्म हो गया, ब्लड का सैंपल हो गया, या फिर और कौन सा, हमारी स्किन हो गई, ये सब क्या होते हैं कि एक लिविंग सेल होती है। तो इनमें से कोई एक सैंपल क्या होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। मेथड में क्या किया जाता है कि सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, सैंपल टेकन करेंगे। नंबर 1 क्या है कि सैंपल टेकन। अब सैंपल में क्या लेंगे हम, सैंपल में कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लड हो गया, बोन्स हो गई, हेयर फॉलिकल हो गया, स्किन हो गई, स्किन हो गई, सलाइवा हो गया, सीमन हो गया और हेयर फॉलिकल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सैंपल लिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, सैंपल लिया जाता है। अब ये जो सैंपल हमने लिया है, इस सैंपल में से हम क्या करेंगे, सेल को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेल को आइसोलेट करेंगे। यानी कि एक सैंपल ले लिया, अब इस सैंपल में से हमने क्या किया कि सेल को आइसोलेट कर लिया, कि एक लिविंग सेल को ले लिया हमने, सेल आइसोलेटेड। क्या किया बच्चों कि सेल को आइसोलेट कर लिया, सैंपल ले लिया सबसे पहले। उसमें सैंपल कहाँ से लेंगे कि भैया एक लिविंग सेल चाहिए। क्या होना चाहिए, लिविंग सेल चाहिए होती है, तब जाके उसको सैंपल मानेंगे। ऐसा नहीं कि तुम नाखून नाखून उठा लो, इनसे कुछ नहीं पता चलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल में ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, सलाइवा हो सकती है, स्किन, बोन्स, हेयर फॉलिकल, कुछ भी हो सकता है। उससे क्या किया हमने, एक लिविंग सेल को आइसोलेट किया। क्या किया, एक लिविंग सेल को आइसोलेट किया। अब मान लो कि हमने जो लिविंग सेल को आइसोलेट किया, ये कोई सेल है जिसको हमने आइसोलेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम उसमें से, क्योंकि हमें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, डीएनए चाहिए, इसके अलावा और किसी भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, सब हमारे लिए फालतू है। तो लिविंग सेल को आइसोलेट करने के बाद में सेल, आपको पता है कि ये सेल है। अब सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड से। तो हमें तो डीएनए चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि जब लिविंग सेल को हमने आइसोलेट किया है, तो लिविंग सेल की सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन और लिपिड से। तो सेल मेम्ब्रेन हमको तोड़ना है, तो प्रोटीन को हटाने के लिए, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज और लिपिड क्या करेंगे हम यूज करेंगे। प्रोटीएज और लिपिड एंजाइम को क्या किया हमने, किस पे डाला, तो क्या हो गया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई। प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज एंजाइम ने, किसने, लाइपेज एंजाइम ने। लाइपेज एंजाइम ने क्या किया कि यहाँ पर लाइपेज एंजाइम ने लिपिड को डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज एंजाइम ने। अब क्या हुआ कि ये जो हमारी सेल थी, इस सेल में क्या हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन को हमने प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या हुई, एक लिविंग सेल की सेल मेम्ब्रेन आइसोलेट करने के बाद में जैसे ही हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, बिखर गए। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, मान लो कि ये मॉलिक्यूल्स जो थे वो बिखर गए। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या प्रेजेंट होगा कि प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, तो फिर से प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कर देंगे। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा कि वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर डीएनए बचेगा। ठीक है, क्या किया हमने कि पहले सैंपल लिया, सैंपल में से एक लिविंग सेल को आइसोलेट किया। लिविंग सेल को आइसोलेट करने के बाद में सबसे पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, जिससे सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, बिखर गए। अब सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को हमने क्या कर दिया, 1 बाय 1 क्या किया, उनके जो एंजाइम्स थे उनसे डाइजेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि हमें तो डीएनए चाहिए, डीएनए के अलावा और कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। तो हमने प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज यूज किया, लाइपेज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज किया, आरएनए को हटाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम यूज किया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम जो था वो चूज किया। यानी कि सेल को आइसोलेट करने के बारे में हम क्या करवा रहे हैं, सेल का जो है वो लाइसिस करवा रहे हैं। ये जो भी प्रोसेस है ना जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी मैंने आपको बताया लाइपेज वगैरह, ये सब हम जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला हमारा जो चैप्टर है, उस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में ये चीजें दी हुई है, डायग्राम्स
प्रॉपर तरीके से वहां पर बनाकर दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखना है कि सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में एक लिविंग सेल को आइसोलेट किया, लिविंग सेल को आइसोलेट करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर सेल लाइसिस करवाया, सेल लाइसिस करवाया, सेल लाइसिस बाय लाइटिक एंजाइम, सेल लाइसिस करवा दिया लाइटिक एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो सिर्फ डीएनए बचा। अब उस डीएनए को हमने क्या कर दिया कि उस डीएनए पर हमने डाल दिया चिल्ड इथेनॉल, क्या डाल दिया, चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। जैसे ही डीएनए पर चिल्ड इथेनॉल डाला, डीएनए क्या हो जाएगा कि डीएनए जो है वो है ना फाइबर्स की फॉर्म में जो था वो प्रेजेंट होगा। तो डीएनए जो है उसके फाइबर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे, फाइबर्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डीएनए अलग अलग प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोलेट जब सेल लाइसिस किया लाइटिक एंजाइम के बाद में, तो सेल को लाइसिस कर दिया लाइटिक एंजाइम से। अब डीएनए वहां पर है, डीएनए है तो वहां पर हमें क्या डालना है, अब हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। तो सेल को लाइटिक एंजाइम से यानी कि सब कुछ आरएनए प्रोटीन हमारा लिपिड कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने के बाद में डीएनए वहां पर बचा। तो अब हम क्या करेंगे, लाइटिक एंजाइम से सेल को लाइसिस करवाने के बाद चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, डीएनए का पर्सिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में डीएनए क्या होगा, फाइबर्स की फॉर्म में हमें दिखाई देगा, फाइबर्स की फॉर्म्स में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। अब यानी कि हमने क्या कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डीएनए आइसोलेटेड हो गया। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में डीएनए जो है फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो उसको हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। डीएनए तो हमें चाहिए था, तो डीएनए आइसोलेटेड। तो डीएनए कहाँ से मिला है हमें, डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल। डीएनए को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। और यहाँ पर एक सिंगल सेल से जो डीएनए मिलता है वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है। मतलब ज्यादा डीएनए नहीं चाहिए कि अलग अलग सेल्स का डीएनए चाहिए, एक सिंगल सेल से जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है उससे हमारा काम चल जाएगा। तो डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज सफिशिएंट, is sufficient, डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज सफिशिएंट। एक ही सेल से मिला हुआ डीएनए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अगर स्टूडेंट्स क्या होगा, डीएनए का अमाउंट कम होगा तब हम इसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे, डीएनए के अमाउंट को, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जहां पर भी क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पागल तो नहीं है कि वो जानबूझ के अपना डीएनए छोड़ के जाएगा कि अच्छा चलो तुम भी क्या याद करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। गलती से थोड़ा बहुत डीएनए वहां से जो मिलेगा उसी से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो जानबूझ के तो छोड़ के नहीं जाएगा। तो बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, डीएनए होगा। दूसरी चीज कि देखो, अगर मान लो ज्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज क्या होगा कि देखो, अगर कम अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है और उसको हमने क्या किया, पीसीआर से ट्रीट नहीं किया, एम्पलीफाई नहीं किया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते टाइम हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो आपकी जो भी सारी मेहनत थी वो खराब हो गई। अब दोबारा क्राइम सीन वाली जगह पर तो डीएनए है नहीं, तो पता कैसे लगाओगे क्रिमिनल कौन था। इस वजह से हम क्या करेंगे कि एक सिंगल सेल से जो हमें डीएनए मिला है उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर टेक्निक से। तो ये पीसीआर टेक्निक भी क्या होने वाली है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो देखिए आगे क्या होगा, इफ अमाउंट ऑफ डीएनए, इफ अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो बच्चों, इज लेस, कम हो, देन इट इज एम्पलीफाइड, it is amplified by polymerase chain reaction. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से हम क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाइड करेंगे, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हमने क्या किया, इसको एम्पलीफाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एम्पलीफाई कर दिया, डीएनए का अमाउंट डबल कर लिया, डीएनए मतलब ज्यादा कर लिया हमने। अब इस डीएनए को, जो हमारा डीएनए हमने आइसोलेट किया है और अगर कम अमाउंट था तो उसको पीसीआर टेक्निक से हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया, डीएनए का अमाउंट बढ़ा लिया। एक चीज हमेशा याद रखना, पूरे की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक ये जो पीसीआर वाला क्या है स्टेप है, ये क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कंपलसरी नहीं होता है। बाकी सारे स्टेप्स जो आप पढ़ने वाले हो, सैंपल लेना और उसको सेल को आइसोलेट करना, डीएनए को आइसोलेट करना, ये सारे के सारे जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीसीआर वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है। अगर डीएनए का अमाउंट ज्यादा है तो नहीं करेंगे पीसीआर वाली टेक्निक को यूज, लेकिन इस स्टेप को नहीं हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर डीएनए का अमाउंट कम है तब जाके क्या होगा कि ये वाला स्टेप कंपलसरी होगा। तो ये वाला स्टेप कंपलसरी नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिपेंड करता है कि डीएनए का अमाउंट कितना
कितना है। तो अब देखो एम्पलीफाई कर लिया है हमने डीएनए का अमाउंट, अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो एम्पलीफाई कर लिया है किस टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हमने पीसीआर टेक्निक, और पीसीआर को बहुत डिटेल में आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हो। इसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो पीसीआर से हमने डीएनए का जो अमाउंट था उसको एम्पलीफाई किया है या फिर जो डीएनए को हमने आइसोलेट किया है, अब हम क्या करेंगे कि इसको ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि आपको पता है हर एक डीएनए जो होता है वहाँ पे वीएनटीआर प्रेजेंट होता है और वीएनटीआर के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, जिसको एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, कट करती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे हम डीएनए, जो डीएनए मान लो जो इस तरह से डीएनए कुछ इस तरह से प्रेजेंट था, तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग कर लेंगे, तोड़ देंगे। तो इसको हम किसकी हेल्प से काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, क्या है कि सिमिलर बात है, कंफ्यूज मत होना। तो ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को शॉर्ट में लिखते हैं RE, जो क्या करती है, डीएनए को ब्रेक करती है, दैट ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, जो क्या करता है डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर क्या है, ये डीएनए इस तरह से प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब जब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तब क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने कौन सी ली है, HAE3 को यूज किया है। अब HAE3 आपको पता है कि ये क्या करती है कि जहां पर भी इसको GGCC वाला क्या होगा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ये क्या करेगी वहीं पर जाकर डीएनए को तोड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने डीएनए को जो आइसोलेट किया था उसका ट्रीटमेंट किया है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो अब जो डीएनए इस तरह से प्रेजेंट था टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो अब कैसा देखने को मिलेगा कि अब डीएनए के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल में से लिविंग सेल को आइसोलेट किया, लिविंग सेल को आइसोलेट करने के बाद में उस सेल का लाइटिक एंजाइम से लाइसिस करवा दिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में अगर डीएनए कम है तो उसको हम क्या करेंगे, पीसीआर की टेक्निक से क्या करेंगे, डीएनए के अमाउंट को एम्पलीफाई कर लेंगे, और उसके बाद में ये जो आइसोलेटेड डीएनए है इसका हम क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हमने क्यों किए, क्योंकि अब इन छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को हम कहां पर रखेंगे, कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कि अब हम इनको ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। तो आगे देखिए, आगे जो होने वाला है, यहां पर जो होने वाला है वो कहां पर प्रेजेंट है, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो प्लेट होती है उस पर क्या करेंगे, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को उस प्लेट पर रखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डीएनए को रखा जाता है ना, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े अपने मॉलिक्यूलर वेट और साइज के हिसाब से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। डीएनए के वो जो छोटे छोटे टुकड़े, अब ऐसा तो नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगी वो इक्वल पार्ट्स में डीएनए को कट करेगी, नहीं होगा ना। जो फ्रेगमेंट होंगे उनका साइज किसी में बड़ा होगा, कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज छोटा होगा, क्योंकि वीएनटीआर का नंबर भी तो क्या होगा, कम ज्यादा होता है, हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग होता है। तो क्या होगा, फ्रेगमेंट्स जो होंगे उनका भी लेंथ अलग अलग होगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में ये जो डीएनए है, जब इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है ये क्या करते हैं बच्चों, कि अपनी लेंथ, अपने साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं प्लेट पर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू, और किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, उनके साइज और वेट के हिसाब से,
according to their size या molecular weight। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट किया था डीएनए फ्रेगमेंट्स को तो वो एक ही जगह पर प्रेजेंट थे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उनको डालकर सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उस प्लेट पर डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे अपने साइज या अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो यूज की जाती है, क्या यूज की जाती है, जो जेल यूज की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उस जेल का कॉमनली जेल कौन सी यूज की जाती है, एगेरोस जेल। और एगेरोस जेल अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी रेड एल्गी होती है, जो सीवीड होती है, वहां से अगार अगार जो है वही क्या है, एगेरोस जेल है, वहां से हमें मिलती है। तो कॉमनली यूज्ड जेल कौन सी है, कॉमनली यूज्ड जेल है हमारी एगेरोस जेल। कॉमनली यूज्ड जेल कौन सी है बच्चों, एगेरोस जेल है। अब देखिए आगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी वजह से डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा तब नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है वो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होएगा, मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ऑन जेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेल पर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और डीएनए बीइंग अनआयनिक मूव टूवर्ड्स एनोड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है वो कहाँ पर, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो ये कहाँ पर मूव करेगा कि डीएनए जो है वो हमारा मूव करेगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। ठीक है, अब कहाँ पर मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। और इसका मूवमेंट, डीएनए का मूवमेंट कैसा होता है कि मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज और मॉलिक्यूलर वेट, साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी कि जिस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो क्या करेगा, उतनी ही दूर पे जाएगा, और जिस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज बड़ा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ये बेसिक सी नॉलेज है। क्या होता है कि अगार अगार जो एगोरोस जो जेल होती है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या की जाती है, यूज की जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है कि डीएनए फ्रेगमेंट अपने साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, जिससे जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो क्या करेगा, पॉजिटिव साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव साइड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के। यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, वो क्या करेगा, उतना ही पास रहेगा। और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा या साइज होगा उतना ही डीएनए क्या करेगा, दूर तक मूवमेंट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये क्या है, ये क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एक टैंक होता है। ठीक है, ये कोई एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है। अब इस टैंक में क्या होता है, मान लो कि ये एक प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, एक टैंक होता है और उस टैंक में एक प्लास्टिक की प्लेट प्रेजेंट होती है। अब ये जो प्लास्टिक की प्लेट है इसको क्या किया, मैंने निकाल के बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इस प्लास्टिक की प्लेट पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि जो एगार एगर होता है, जो एगेरोस सॉल्यूशन है उसको बनाना है। तो एगार को मैं क्या करती हूँ कि भैया गरम गरम एगेरोस जेल का सॉल्यूशन क्या किया जाता है, इस प्लास्टिक की प्लेट पर डाला जाता है। क्या बोला मैंने, गरम गरम एगेरोस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या किया जाता है, इस प्लास्टिक की प्लेट पर डाला जाता है। यानी कि एगेरोस जो होता है उसको हम
पानी की हेल्प से क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, विस्का सॉल्यूशन बनाएंगे और गरम गरम एगेरो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इस प्लास्टिक की प्लेट पर मैंने डाला। तो मान लो ये प्लास्टिक की प्लेट थी और इसमें क्या कर दिया मैंने, गरम गरम जो था एगेरोस का सॉल्यूशन था उसको डाल दिया। गरम गरम एगेरो सॉल्यूशन को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये डाल दिया। ये कंप्लीटली मैंने क्या किया, इस पर गरम गरम एगेरोस का सॉल्यूशन, विस्का सॉल्यूशन जो था पानी की हेल्प से हमने क्या किया, एगेरोस का गरमा गरम हमने सॉल्यूशन बनाया और उस विस्का सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पर इस प्लास्टिक की प्लेट पर डाल दिया। अब क्या करेंगे, कुछ हिस्सों से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो एगेरोस जेल का सॉल्यूशन था यानी कि जो जेल थी उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। कुछ हिस्सों से, मान लो मैंने इस हिस्से से क्या किया, यहाँ पर इस जेल को हटा दिया। इन हिस्सों से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस जेल वाले पार्ट को यानी कि ये जो एगेरोस जेल थी उसको इन हिस्सों से मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। जो जेल बनाई थी मैंने, सॉल्यूशन था एगेरोस जेल का जो सॉल्यूशन था उसको कैसे बनाया हमने कि एगार एगार का गर्मा गर्म सॉल्यूशन, एगेरोस का गर्मा गर्म सॉल्यूशन हमें इस प्लास्टिक की प्लेट पर डालना है, जिसके लिए एगेरोस सॉल्यूशन किससे बनेगा, पानी की हेल्प से विस्का सॉल्यूशन बनाया और इस प्लेट पर हमने एगेरोस सॉल्यूशन को यानी कि जो जेल थी उसको फैला दिया। एगेरोस जेल का सॉल्यूशन हमने बनाया और इस प्लास्टिक की प्लेट पर डाल दिया। अब इस प्लास्टिक की प्लेट पर डालने के बाद में कुछ हिस्सा ऐसा है इस प्लास्टिक की प्लेट पर, मान लो इस जगह पर मैंने क्या किया, इस जेल को, जो जेल का सॉल्यूशन डाला था, एगेरोस जेल का सॉल्यूशन डाला था, उसको क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। जेल है, स्लिपरी है, सॉफ्ट है, तो कुछ हिस्सों से, कुछ जगहों से मैंने क्या किया, एगेरोस जेल का जो सॉल्यूशन था उसको रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बन गया कि इस जगह पर जहां पर एगेरोस जेल का सॉल्यूशन नहीं है वहां पर क्या बन गया, गड्ढे बन गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेल। और इन्हीं वेल में, ये क्या है हमारा वेल है, और इसी वेल में क्या है बच्चों, ये वेल है, और इसी वेल में क्या किया जाएगा, इसी वेल पर क्या किया जाएगा, इसी वेल वाली जगह पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा डीएनए था ना, आइसोलेटेड डीएनए, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड करवाएंगे। डीएनए को हमने लोड किया। अब मान लो हमने यहाँ पर डीएनए को लोड कर दिया, ये डीएनए को लोड कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डीएनए था वो क्रिमिनल का डीएनए था, जो क्राइम सीन से हमने डीएनए लिया है वो ये वाला डीएनए था, ठीक है, यहाँ पर हमने लोड किया। और ये किसी सस्पेक्टेड 1 का डीएनए था जिसपे हमें शक है, और ये एक और आदमी जिसपे हमें शक है यानी कि सस्पेक्टेड 2 का डीएनए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लोड कर दिया। अब इस प्लेट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, और उस टैंक में हमने इस प्लेट को उठा के रख दिया। अब इस प्लेट को उठा के रखने के बाद में देखो टैंक है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाना है, तो हमें क्या करना है कि इधर की तरफ हमने मान लो रखा एनोड, पॉजिटिव साइड, ठीक है, और इधर वाला जो साइड है वो क्या है, कैथोड है, नेगेटिव वाला। तो आपको पता है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही हम क्या करेंगे, वेल बनाएंगे, तभी नेगेटिव साइड की तरफ ही हमें एगेरोस जेल हटानी पड़ेगी, गड्ढे बनाने पड़ेंगे, ताकि उसमें हम डीएनए को लोड कर पाए, क्योंकि डीएनए क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है। जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम नेगेटिव साइड में रखेंगे तब जाकर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट किया जाएगा तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे ये जो एगेरोस का सॉल्यूशन मैं बोल रही हूँ, एगेरोस जेल का सॉल्यूशन, वो एक्चुअल में एगेरोस जेल का सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है, एगेरोस जेल का जो सॉल्यूशन था उसका क्या है, एगेरोस जेल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, एगेरोस जेल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स, ये जेल क्या है एक्चुअली में, एगेरोस जेल जो है, हम बोल रहे हैं कि जेल का ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, एगेरोस जो जेल है उसके मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स है तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, ये डीएनए जो हमने लोड किए हैं, ये डीएनए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद में नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो इजीली इन पोर्स में से क्या हो जाएगा, इन पोर्स में से निकल जाएगा, और जिन डीएनए फ्रेगमेंट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, वो क्या होगा, इन पोर्स में ही कहीं पर फंस जाएगा, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या करना है कि डीएनए को सेपरेट करना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। और डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक टैंक होता है, उसमें प्लेट होती है प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक की प्लेट पर हमने सबसे पहले एगेरोस सॉल्यूशन को क्या किया है, वहां पर गर्मा गर्म एगेरोस सॉल्यूशन को डाल दिया है। वो एक्चुअली में जिसको मैं सॉल्यूशन बोल रही हूँ वो क्या है, एगेरोस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो डाल दिया है। और कुछ हिस्से यानी कि कुछ जगह से जहां पे कैथोड वाली जगह पे मुझे सेट करनी, मान लो इस तरह से ये प्लेट रखनी है, तो इस कैथोड वाला हिस्सा जिधर आएगा, नेगेटिवली चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस जगह से मैं क्या करूंगी कि जो एगेरोस जेल था,
जो सॉल्यूशन था उसका जो मॉलिक्यूल्स थे उनको हटा दूंगी और उसकी जगह पर क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। और उस गड्ढों में मैं क्या करूंगी, डीएनए को जो है वो लोड कर दूंगी। अब डीएनए मेरे पास में एक तो क्राइम सीन से मुझे डीएनए मिला है और एक दो लोगों पर जो मुझे शक है उनका डीएनए भी मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर लोड कर दूंगी। और फिर जब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाया जाएगा, तो जो छोटा डीएनए होगा, डीएनए का जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो क्या करेगा कि भाई सारे डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में जाएंगे। तो हमेशा जो वेल बनेंगे वो किस साइड में बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइड में बनेंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में तभी तो डीएनए जा पाएगा, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जितना छोटा डीएनए होगा वो क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे एगेरोस के का सॉल्यूशन नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। तो आसानी से क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल से डीएनए फ्रेगमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल जाएंगे। तो जितना साइज छोटा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा, तो वो वहां पर उतनी दूर वो फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा, और जिनका साइज बड़ा होगा वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए बड़ी लेंथ वाले जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वो पास में ही मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट वो कर नहीं पाते क्योंकि यहीं पर फंस जाते हैं वो। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, देखिए हमने जो बात की है उस सबको हम यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया क्या किया है यहाँ पर मैंने एक्चुअल में। तो यहाँ पर क्या किया है कि हम पहले बनाते हैं गड्ढे। क्या बनाते हैं बच्चों, कि ये बनाए मैंने गड्ढे। ये वेल है, क्या है बच्चों, ये वेल है, और इस वेल में मैंने क्या किया, ये डीएनए लोड कर दिया। ठीक है, वेल बना दिए, एगेरोजेल हटा दिया, यहाँ से एगेरोजेल का सॉल्यूशन हटा दिया, तो यहाँ पर गड्ढे बन गए। अब इन गड्ढों में मैंने क्या कर दिया, डीएनए को लोड करवा दिया। अब क्या कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जनरेट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको इधर लेके आती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगी, ये जो डीएनए मैंने लोड किया है, अब डीएनए क्या करेगा कि भैया डीएनए एक से भैया नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद में नेगेटिव चार्ज से डीएनए कहाँ जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये जो डीएनए मैंने लोड किया है, मान लो ये वाला डीएनए जो है वो क्या है, क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है उसको मैंने लोड किया है। ये क्राइम सीन वाला डीएनए मैंने लोड किया है। ये वाला जो डीएनए है वो है सस्पेक्टेड वन का, सस्पेक्टेड फर्स्ट का डीएनए है। ये वाला जो डीएनए है वो किसका है, सस्पेक्टेड सेकंड का डीएनए है, सस्पेक्टेड सेकंड का डीएनए है। ठीक है, डीएनए लोड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड चलाया। इलेक्ट्रिक फील्ड चलाने के बाद में देखो जो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ बिल्कुल पास में है, कुछ बहुत दूर चले गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाया, यहाँ पर जो क्राइम सीन वाला डीएनए लोड किया था वो डीएनए क्या हो गया कि यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ कहाँ पर, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, तो जिसका साइज कम था वो दूर चला गया। ये सस्पेक्टेड फर्स्ट का डीएनए था, तो यहाँ पर लोड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ कि ये भी मूवमेंट शो कर रहा है। सस्पेक्टेड सेकंड वाला भी क्या किया, हमने लोड किया यहाँ पे वेल में, और ये भी क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। तो डीएनए क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए को मैं क्या बोलूंगी कि ये वाला डीएनए है लार्जेस्ट डीएनए, क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट कर नहीं सकता ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जाएगा। तो ये क्या है, लार्जेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल है या फिर लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है। जो सबसे पास में प्रेजेंट है वो लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है, और जो सबसे दूर प्रेजेंट है ये क्या है, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट हुआ ये। और ये क्या है, ये वेल है। क्या है बच्चों, ये वेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेल। और वेल क्या होते हैं, डीएनए को लोड करने वाली साइट, वेल या फिर डीएनए लोडिंग साइट। डीएनए लोडिंग साइट। तो डीएनए किस तरह से जा रहे हैं कि यहाँ से इन मॉलिक्यूल से देखा जाए तो डीएनए से हम चाय छलनी में से कोई चाय को छानते हैं तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, यानी कि चाय पत्ती, अदरक वगैरह बड़ा मॉलिक्यूल है वो छन नहीं सकता उन छेदों में से, तो वो ऊपर रह गया। और जो छोटा साइज का था वो कहाँ पर हो जाता है, हमारे कप में आ जाता है। तो डीएनए में जैसे चाय छलनी से हम चाय छानते हैं, वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सीविंग इफेक्ट बोला जाता है इसको भी आप आगे पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो सीविंग इफेक्ट से क्या हुआ कि इन मॉलिक्यूल से जो साइज, जिनका फ्रेगमेंट बड़ा था, जिनका लेंथ बड़ा था फ्रेगमेंट का, वो तो क्या हो गए, पास में रुक गए, और जो छोटे साइज के स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट थे वो दूर तक क्या हो गए, चले गए। तो जो जितना दूर है यानी कि उसका साइज उतना छोटा है। इसीलिए तो हमने बोला है मूवमेंट क्या है कि
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मोमेंट इज इरिवर्सली प्रोपोर्शनल साइज और मॉलिक्यूलर वेट। जिसका साइज जितना छोटा उसका मोमेंट उतना आगे तक, जिसका साइज बड़ा वो उतना ही कम क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इधर कैथोड तो हमेशा 2 से 3 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या क्या याद रखना है कि पहली चीज तो हमेशा डीएनए के वेल कहाँ पर बनाएंगे, हम नेगेटिव साइड की तरफ रखेंगे, ठीक है ना। डीएनए जो डीएनए लोड करेंगे वो कहाँ पर लोड करेंगे, हम नेगेटिव साइड की तरफ, कैथोड वाले साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो 2 से 3 चीजें मैं बोल सकती हूँ कि ये जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है, ये लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये क्या है, कैथोड के पास में है, कैथोड के पास में प्रेजेंट है, वेल के पास में प्रेजेंट है और एनोड से दूर प्रेजेंट है। और स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट के बारे में 3 लाइन क्या बोल सकती हूँ कि स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट एनोड के पास में है, कैथोड से दूर है और वेल से दूर है। क्या है, वेल से दूर है। तो ये 3 चीजें क्या याद रखोगे आप कि अगर लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट के बारे में पूछा जाए कि इसकी स्पेशलिटी बताओ कि ये कैथोड के पास में होता है, एनोड से दूर प्रेजेंट होता है और वेल के पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट की स्पेशलिटी पूछी जाए तो ये कहाँ पर है, एनोड के पास में प्रेजेंट है, कैथोड से दूर है और किससे, वेल या फिर डीएनए लोडिंग साइट से भी क्या है, दूर प्रेजेंट है। और आपको पता है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ डीएनए के लिए नहीं किया जाता, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको क्या करने के लिए कि उनका सेपरेट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है। यानी कि प्रोटीन और आरएनए वगैरह जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी क्या करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is done for separation of charged मैक्रोमोलिक्यूल्स। चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए क्या किया जाता है कि उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज किया जाता है। लाइक कौन कौन सा है, जैसे कि लाइक डीएनए, आरएनए और क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज्ड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक समझ में आई। और देख लो कि भैया डीएनए के सारे फ्रेगमेंट अपनी लेंथ और साइज के हिसाब से क्या हो गए, सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये जो डीएनए के बैंड्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के बैंड बन जाएंगे। जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतनी दूर दिखाई देगा, जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा डीएनए का वो उतनी पास दिखाई देगा, ठीक है, कैथोड के पास में दिखाई देगा। और जो छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होगा, डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, जो डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट होगा वो क्या होगा, कैथोड से उतना ही दूर दिखाई देगा। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो आपने अभी किया है एगेरोस जेल का सॉल्यूशन वगैरह बना के, ये जो बैंड बने हैं ये आपको इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगे। इन बैंड्स को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डाई का यूज करना पड़ेगा जो चमकदार डाई होती है, जिसको हम बोलते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। जब हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पर ये जो बैंड्स बने हैं इस पर क्या डालेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड से जब इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तब जाकर ये डीएनए के बैंड्स जो बने हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो आपको दिखाई देंगे। ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे कि सिर्फ आपने एगेरोस जेल देखा, डाला, उससे ट्रीट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और आपको डीएनए के फ्रेगमेंट उनकी लेंथ और साइज के हिसाब से देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बच्चों देखने को। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, इफ डीएनए बैंड्स आर टू बी विजुअलाइज्ड, आपको अगर देखना है टू बी विजुअलाइज्ड, देन टू बी विजुअलाइज्ड इन द जेल, देन डीएनए इज, तो क्या करना पड़ेगा, डीएनए को ट्रीट करना पड़ेगा। तो डीएनए इज स्टैंड, डीएनए को स्टैंड करेंगे हम, डीएनए इज स्टैंड विद फ्लोरेसेंट डाई। यानी कि फ्लोरेसेंट डाई का मतलब है एक चमकदार डाई, जो कौन सी है, जिससे हम डीएनए को स्टैंड करेंगे जेल के अंदर, उससे वो है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम
bromide and on exposure of UV rays, exposure of UV rays, exposure UV rays, UV रेज से एक्सपोज करेंगे और क्या होंगे, जो डीएनए बैंड्स होंगे वो क्या ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे. एंड डीएनए बैंड्स अपीयर, डीएनए बैंड्स अपीयर इज bright orange bands, is bright orange bands. क्या होगा कि आपको जो आपने जेल में बैंड्स देखे हैं वो आपको जेल में आपको बैंड्स दिखाई नहीं देंगे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एथिडियम ब्रोमाइड नाम की एक चमकदार डाई से डीएनए को स्टैन करना पड़ेगा. और डीएनए को स्टैन करने, सिर्फ एथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टैन करने से काम नहीं चलेगा. क्या करना पड़ेगा कि इसको एक्सपोजर करना पड़ेगा, किससे, यूवी रेज के साथ में. जब यूवी रेज से इसको एक्सपोज करोगे और किसको यूज करोगे, डाई को यूज करोगे, एथिडियम ब्रोमाइड को, तब जाके आपको क्या देखने को मिलेंगे, डीएनए के बैंड्स देखने को मिलेंगे जेल के अंदर. और ये बैंड्स कैसे होते हैं कि ये बैंड्स जो होते हैं ये होते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, एकदम चमचमाते हुए ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स क्या होते हैं, जेल में दिखाई देते हैं यूवी रेज के एक्सपोजर से और फ्लोरेसेंट डाई एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से स्टैन करने से. ठीक है, तो ये तब जाके आपको देखने को मिलेंगे. अब देखो कि यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये कैसा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए. क्या है बच्चों, ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे डीएनए का डीनेचुरेशन, जिससे ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. डीएनए का डीनेचुरेशन करेंगे जिससे क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो किस में बदल जाएगा, कि ये बदल जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों किया जाएगा वो आगे आप समझोगे कि इसका रीजन क्या है कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए से इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अब क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. तो भैया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे हमें कि एथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज से एक्सपोज करना पड़ेगा. और ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर यूवी रेज की जगह कोई दूसरी रेज दी हुई थी, तो यूवी रेज का एक्सपोजर होगा और एथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन किया जाएगा. तब जाके जेल के अंदर क्या होंगे, हमें डीएनए के जो बैंड्स हैं वो दिखाई देंगे, किस कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे. ठीक है, तो देखिए आगे अब क्या होगा कि आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. और डीएनए को का डीनेचुरेशन करने के लिए, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारी प्लेट थी ना, जिसपे हमने क्या करा, एगेरो सॉल्यूशन गर्मा गर्म डाला था, जिसपे हमें डीएनए के बैंड्स दिखाई दिए हैं यूवी रेज और किसकी हेल्प से, एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से, जो हमें दिखाई दिए. बैंड तो पहले ही बन गए लेकिन हमें देखने के लिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी, यूवी रे से एक्सपोज करना पड़ा और एथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करना पड़ा. तो अब उस प्लेट को उठा के क्या किया जाएगा, उस प्लेट को उठा के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कहां पर डाल दिया जाएगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन में. और जैसे ही आप एल्केलाइन सॉल्यूशन में उस प्लेट को, एगेरोस जेल पर जो बैंड्स बने डीएनए के, उस प्लेट को उठा के एल्केलाइन सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होएगा कि डीनेचुरेशन हो जाएगा डीएनए का, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जगह पर क्या बन जाएगा, अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा. तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इन एल्केलाइन सॉल्यूशन. तो ये स्टेप ध्यान रखना कि एल्केलाइन सॉल्यूशन में ही क्या होता है, डीएनए का डीनेचुरेशन होता है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा. तो देखिए इधर क्या है भाई, तो ये रही आपकी क्या, कि यह रहा हमारा एगेरोजेल वाला प्लेट, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने यूज किया है प्लेट, प्लास्टिक का प्लेट जिस पर एगेरो सॉल्यूशन है और इसी के ऊपर डीएनए के बैंड्स बने हुए हैं, ये रही हमारी. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ये वेल है प्रेजेंट और ये हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट प्रेजेंट है. डीएनए के फ्रेगमेंट्स बैंड बना रहे हैं.
अब इसको किस में रखना है कि इसको रखना है एल्केलाइन सॉल्यूशन में। तो ये जिसमें रखा है मैंने, ये क्या है हमारा एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या रख दिया मैंने, उस प्लेट को लाकर रख दिया और डीएनए का करवा रही हूँ अब मैं डीनेचुरेशन। तो क्या होगा कि अब एल्केलाइन सॉल्यूशन में रखने के बाद में जब हम इस डीएनए को निकालेंगे, मतलब इस प्लेट को निकालेंगे, तो अब ये प्लेट पर डीएनए कुछ ऐसे दिखाई देंगे डीनेचुरेशन होने के बाद। डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ये लो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बैंड्स प्रेजेंट थे, एल्केलाइन सॉल्यूशन में रखा, अब डीएनए का डीनेचुरेशन हो गया एल्केलाइन सॉल्यूशन में रखने के बाद में। अब डीएनए कैसा हो गया है कि हमारा हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आपको पता है ये जो एगेरोजेल का सॉल्यूशन था, जिस जेल प्लेट पर आपने डीएनए के बैंड्स बनाए, ये क्या है, जेल है। जेल है तो स्मूथ है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है। और अगर मान लो कि थोड़ा सा भी हाथ ऊपर नीचे हुआ और ये जेल जो आपकी जेल थी ये आपके हाथ से छूट गई और इसकी जो डीएनए बैंड्स इस पर बने हुए हैं ये आगे पीछे चले गए, तो आपकी पूरी की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मेहनत थी वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जेल तो सॉफ्ट होती है तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उसको उठाते करते टाइम, उठाते हुए कोई भी मिस्टेक हो गई, छूट गई हाथों से, तो पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जेल पर ये जो आपके डीएनए बैंड्स प्रेजेंट है, जेल पर जो आपके डीएनए बैंड्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सख्त किसी और प्लेट पर क्या करेंगे, हमें लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको किस पर हम ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पर। और जब जेल से यानी कि एगेरोजेल से क्या किया जाता है, डीएनए को नाइलॉन मतलब नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पर ट्रांसफर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सदर्न ब्लोटिंग करेंगे और एगेरोजेल से इन डीएनए बैंड्स को कहां पर शिफ्ट कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पर, जिससे क्या हो जाए कि उठाते करते टाइम हमारे मतलब कोई गड़बड़ भी हो गई तो ये जो डीएनए के बैंड्स हैं ये आगे पीछे ना चले जाए, हमारा प्रोसेस गड़बड़ ना हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो जेल विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है, जेल विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको क्या करेंगे कि इसका किया जाएगा सदर्न ब्लोटिंग। यहाँ पे क्या होगी कि इसके साथ में किया जाएगा, अब हम करेंगे सदर्न ब्लोटिंग। क्या होगा, सदर्न ब्लोटिंग। और सदर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, सदर्न ब्लोटिंग में कि नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पर क्या किया जाएगा, इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ट्रांसफर किया जाएगा। तो सडन ब्लोटिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम जेल टू नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज सेल्यूलोज मेम्ब्रेन। क्या होता है सदर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग होती है जिसमें डीएनए को किससे, जेल से ट्रांसफर करके नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, सदर्न ब्लोटिंग। तो देखो कि ये जो जेल थी, ये जो जेल विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थी, ये रही, ये सिंगल स्टैंडर्ड इस तरह से डीएनए प्रेजेंट थे इसमें, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि नाइट्रोसेल्यूलोज किस पर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर डालना है। तो इसके ऊपर क्या रख दिया हमने कि जेल विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो थी, जेल के अंदर ही प्रेजेंट है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको उठा के हमने किसके ऊपर क्या रख दिया, अब हमने इसके ऊपर रख दिया है नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइलॉन, दूसरी मेम्ब्रेन रख दी इसके ऊपर, नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रख दिया इसके ऊपर। अब नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन रखा है, अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो जेल पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट था, इसके ऊपर हमने नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रख दी। अब क्या करेंगे, हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। किसी हैवी ऑब्जेक्ट से जब इसको दबाया जाएगा तो ये क्या है, जेल है, जेल टूटकर अलग हो जाएगा, जेल बिखर जाएगा, जेल टूटकर अलग हो जाएगा। और हैवी ऑब्जेक्ट से दबाने के बाद में जब जेल टूटकर अलग हो जाएगा तो जो डीएनए का बैंड जहां पर प्रेजेंट था वहीं पर डीएनए का बैंड क्या हो जाएगा, नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एज इट इज उसी जगह पर नाइट्रोसेल्यूलोज जेल पर क्या हो जाएगा, डीएनए जो बैंड्स थे, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बैंड्स वहीं पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि भैया जेल का तो काम खत्म हो गया, टूटकर अलग हो गई। अब क्या हुआ कि अब ये जो है बैंड्स वो इस पर आ गए, ये देखो
तो ये यहाँ पर अब क्या है हमारे, ये बैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये किस पर आ गए हैं ये बैंड्स? ये बैंड्स आ गए हैं नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। अब इसको हम क्या बोलेंगे? नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन विद सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, विद सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। पहले ये था जेल विद सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, अब इसके ऊपर नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखने के बाद में किसी हैवी ऑब्जेक्ट से दबा दिया तो सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए के बैंड्स किस पर आ गए? नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ गए। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस हमें समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज सदर्न ब्लोटिंग याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। सदर्न ब्लोटिंग क्या होती है? डीएनए बैंड्स को जेल से किस पर? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर जब ट्रांसफर किया जाता है तो इसको सदर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। और इसी तरह से क्या होती है सदर्न ब्लोटिंग में? देखो तीन चीजें हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। सदर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, किसको ट्रांसफर किया जाता है, और ऐसा नहीं है डीएनए या प्रोटीन के लिए कुछ नहीं होता है, डीएनए या प्रोटीन के आरएनए या प्रोटीन के लिए कुछ नहीं होता है। आरएनए या प्रोटीन के लिए भी क्या होता है? वेस्टर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग होती है। तो क्या होता है सदर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है? साउदर्न ब्लोटिंग की जाती है डीएनए के लिए, फॉर डीएनए। साउदर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है बच्चों? डीएनए के लिए होती है। उसी तरह से हमारा क्या होता है कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है। क्या होती है? नॉर्दर्न ब्लोटिंग। और नॉर्दर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है बच्चों? फॉर आरएनए। तो आरएनए को ऐसे ट्रांसफर करना हो जेल से, आरएनए को जेल से ट्रांसफर करना होगा तो हम किसको यूज करेंगे कि हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग को। सदर्न ब्लोटिंग और नॉर्दर्न, तो सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है? आरएनए के लिए होती है। और वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है? वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है हमारी प्रोटीन के लिए। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाती है किसके लिए बच्चों? वेस्टर्न ब्लोटिंग फॉर प्रोटीन। तो ये आपको हमने दे दी है एक्स्ट्रा जानकारी, इसका आप ध्यान रखना, काम आएगी। ठीक है, अब क्या हो कि अब जो है बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप जो है वो अब आने वाला है। नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर क्या है? हमारे सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर वीएनटीआर प्रेजेंट है, यहाँ पर तरह तरह का डीएनए प्रेजेंट है, तो वीएनटीआर भी प्रेजेंट होगा, तरह तरह का डीएनए प्रेजेंट है, साथ में वीएनटीआर भी प्रेजेंट होंगे। तो अब साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि हम सिंथेसाइज्ड करते हैं, आर्टिफिशियली क्या बनाने वाले हैं? वीएनटीआर या और बाकी के डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वीएनटीआर प्रोब या डीएनए प्रोब को हम क्या करने वाले हैं? आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब या वीएनटीआर प्रोब को बनाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम डाल देंगे, जिससे वीएनटीआर पहले से प्रेजेंट है, वीएनटीआर प्रोब आर्टिफिशियल हमने बनाया है, तो ऐसा नहीं कि सबके सबसे कुछ ना कुछ चिपक जाएगा। जहां पर उनको अपना वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री है वीएनटीआर प्रोब, तो जहां पर उनको वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, दिखेगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री, वहीं पर जाकर वो चिपक जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यू होगा। तो नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर क्या है? हमारे सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। अब इस नाइलॉन या अब इसको किससे ट्रीट करेंगे हम कि अब हम करवाएंगे साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, वीएनटीआर प्रोब या डीएनए प्रोब बनाएंगे रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले तो ये उठा के लाओ तुम अपना नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है आपका सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, ये रहा। तो ये क्या है? नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन विद सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये हुए। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे हमारे कि इस तरह से हमारे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए इस तरह के बैंड्स प्रेजेंट हैं। आप यही था लास्ट डायग्राम में। अब हमने क्या किया कि अब हम यहाँ पे करवा रहे हैं बच्चों क्या? साउदर्न ब्लोटिंग। क्या करवा रहे हैं बच्चों? साउदर्न ब्लोटिंग करवा रहे हैं। सॉरी, साउदर्न ब्लोटिंग तो हो गई है, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं।
और साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब या VNTR प्रोब। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि डीएनए प्रोब या VNTR प्रोब का क्या करवाना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना। और इसकी करवाने की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें, ऐसा हम क्यों करवा रहे हैं, देखिए इधर, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या होता है VNTR प्रोब या डीएनए प्रोब? तो डीएनए प्रोब या VNTR प्रोब क्या होते हैं? VNTR प्रोब ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियोएक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? VNTR के। कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR। क्या हुआ कि हमने रेडियो एक्टिव मतलब आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? VNTR प्रोब या डीएनए प्रोब। जो क्या होता है कि यहाँ पर देखो डीएनए भी प्रेजेंट है और VNTR भी प्रेजेंट है, तरह तरह का डीएनए प्रेजेंट है। तो ये जो हमने आर्टिफिशियल तरीके से VNTR प्रोब बनाया जो रेडियो एक्टिव है, ये क्या है कि VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री है। जहां जहां इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहां वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा उससे। और जब जुड़ जाएगा तो डीएनए क्या हो जाएगा? हमारा डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। पहले सिंगल स्ट्रैंडर्ड बनाया, अब इसको वापस से हम डबल स्ट्रैंडर्ड बना रहे हैं। और जुड़ने के बाद में हम क्या देखेंगे? हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये लेके कहा जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब या VNTR प्रोब को ही हम क्या बोलते हैं? साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या करना है? हमें आर्टिफिशियली तरीके से सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए बनाना है, जो किसका? VNTR का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं VNTR प्रोब या फिर VNTR प्रोब या फिर डीएनए प्रोब। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, VNTR प्रोब या डीएनए प्रोब को डालते हैं तो मान लो कि ये बहुत सारे, ये VNTR प्रोब है, ये VNTR प्रोब क्या कर दिए हमने? नाइलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज जो मेम्ब्रेन था, जो जिसमें सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए था, वहां पर हमने क्या कर दिए कि इम्प्लांट कर दिए, डाल दिए है, ठीक है ना। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन करवाया। अब क्या हुआ आगे? आगे देखिए क्या होता है। ये हमारा पहले से नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन जिसमें हमारे ये प्रेजेंट थे, इस तरह से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट मतलब बैंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। VNTR प्रोब या डीएनए प्रोब जब हमने डाले तो क्या हुआ? इनको जहां जहां पर अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिला वहां वहां पर ये जाकर जुड़ गया। तो जैसे मान लो कि ये यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ पर जुड़ गया, फिर यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया। तो ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर जुड़ जाएगा, जहां जहां पर इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिला वहां वहां पर जुड़ गया। सभी से जुड़ना कंपलसरी नहीं है कि सभी के सभी से जाकर जुड़ जाएगा। जहां जहां इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहां वहां जहां जहां इसको अपना VNTR मिलेगा वहां वहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री VNTR प्रोब क्या हो जाएगा? जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अब जाकर जुड़ गया। अब क्या होगा कि ठीक है जुड़ गया, अब हम क्या करवाएंगे कि इसका भाई ऐसे कैसे प्लेट तो लेके जाना कोर्ट में पॉसिबल नहीं है ना कि जज साहब ये प्लेट देख लो, ये पॉसिबल नहीं है ना दिखाना। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि भैया फोटो लेकर जानी पड़ेगी। अब इस प्लेट की हम क्या लेंगे? फोटो लेंगे। और फोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एक्सरे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। तो एक्सरे में आपको पता है कि क्या होती है, पीछे की तरफ पूरी की पूरी ब्लैक फिल्म होती है। क्या होती है? पूरी की पूरी पीछे की तरफ ब्लैक फिल्म होती है। और एक्सरे को क्या किया जाता है? इम्प्लांट किया जाता है। अब एक्सरे को जब इम्प्लांट किया जाता है, जहां जहां पर क्या होता है? बैरियर नहीं होता, यानी कि मसल्स है, वहां वहां पे क्या होती है? एक्सरेज आर के पार निकल जाती है। यानी कि पहले भी एक्सरे फिल्म ब्लैक थी, अभी भी फिल्म है ब्लैक है। लेकिन जहां जहां पर क्या होता है कि एक्सरेज को बैरियर मिलता है, यानी कि बोन्स मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं, वहां वहां पर
क्या होता है कि वो जो एक्सरे फिल्म है वो चमकती है और वहां पर वो एक्सरे फिल्म क्या हो जाती है, लाइट वाइट कलर की हो जाती है, लाइट ब्लैक कलर की होती है, नहीं वाइट कलर की हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, जो हमारी बोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया ये रेडियो एक्टिव क्यों किया है हमने वीएनटीआर प्रोब को, क्योंकि जब हम इसकी फोटो लेंगे एक्सरेज से, एक्सरेज डालेंगे इस पे, तो क्या होगा कि जो एक्सरेज फिल्म होती है वो तो ब्लैक कलर की होती है, और वो जो एक्सरे ब्लैक कलर की फिल्म है, ब्लैक कलर की जो एक्सरे फिल्म होती है बच्चों, वो क्या करेगी कि जहां जहां उसको क्या मिलेगा कि उसको बैरियर नहीं मिलेगा, आर से पार निकल जाएगी, ब्लैक कलर की रहेगी, लेकिन जहां जहां उसको बैरियर मिलेगा वो क्या हो जाएगी, लाइट वाइट कलर की हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ये वीएनटीआर प्रोब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब जुड़ गया है डीएनए के फ्रेगमेंट से, वो क्या करेगा, रेडिएशन इनहिबिट करेगा और रेडिएशन इम्प्लांट करेगा। और जब रेडिएशन इम्प्लांट करेगा तो वहां पर क्या होगी, जो एक्सरेज गुजरेंगी वहां से वो क्या होंगी कि फिल्म पर, एक्सरे फिल्म पर ब्लैक कलर की दिखाई देंगी, लाइट कलर की हो जाएंगी। तो व्हाइट कलर की हमें अलग से पैटर्न्स दिखाई दे जाएगा और वो फोटो क्या हो जाएगी, वहां से क्लिक हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या करना है, पहले तो इसको शॉर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक बॉक्स में लिख देते हैं, अभी लिखेंगे, और साथ में थोड़ा सा इसको भी शिफ्ट कर देते हैं। ताकि आपको बाद में समझने में क्या हो, दिक्कत ना है। ठीक है, तो देखिए फोटो लेते हैं अब इसका। अब क्या कर रहे हैं, हम फोटो लेंगे। क्या करेंगे बच्चों कि अब मैम हम लेंगे फोटो। तो लो फोटो लेते हैं, एक्सरे या ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। एक्सरे और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। फोटो लेकर जाएंगे, क्योंकि जज साहब के सामने तुम प्लेट ले लेके तो घूमोगे नहीं, फोटो ही लेके जाना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। तो अब फोटो लेंगे। अब फोटो लेने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाते हैं पहले और इसको कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं ना यार, कॉपी, ये लो। और इसको किस पे, एक्सरे फिल्म क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो चलिए ये ब्लैक कलर की क्या है, एक्सरे फिल्म है। एक्सरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सरे फिल्म में रख दिया, ब्लैक कलर की एक्सरे फिल्म रख दी इसके ऊपर, और अब एक्सरेज क्या कर रहे हैं, इससे एक्सरे गुजारे जा रहे हैं, एक्सरेज को गुजारा जा रहा है। तो आगे क्या होगा बच्चों, देखो एक्सरेज गुजारा जाएगा तो ये क्या होगा, इसका एक्सरा ऐसे मिलेगा, इसकी फोटो कुछ ऐसे मिलेगी। मान लो ये जो क्राइम सीन से मिला था उसका एक्सरे जो था वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सस्पेक्टेड वन था उसका एक्सरे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और जो सस्पेक्टेड 2 था उसका एक्सरे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो फिल्म है ये किसकी है, क्राइम सीन वाले का फोटो है। ये क्राइम सीन वाले का डीएनए फिंगरप्रिंट का फोटो है। ये किसका है, सस्पेक्टेड 1 का है। ये किसका है, सस्पेक्टेड 2 का है। ठीक है, तो देखो कि जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला था उसकी फोटो क्या होनी चाहिए कि भैया क्रिमिनल से मिलेगी, तो सेकंड वाले की तो फोटो नहीं मिल रही है क्राइम सीन वाले से, सॉरी फर्स्ट वाले की तो नहीं मिल रही है क्राइम सीन वाले से, लेकिन जो सस्पेक्टेड सेकंड है उसका क्या कर रहा है कि उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सस्पेक्टेड सेकंड से डीएनए क्राइम सीन
सस्पेक्टेड सेकंड का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम सीन वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि खून इसी ने किया है, इसी ने मारा, यानी कि इसी को खून क्या कर दो, सूली पे लटका दो, फांसी दे दो। तो ये हमें जो लास्ट में मिला है इसको हम क्या बोलेंगे कि अब ये जो हमें मिला है इसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या मिला है हमें कि फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ऑटो रेडियोग्राम, ऑटो रेडियोग्राम क्या होगा, इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी क्या होगा, कोई क्रिमिनल आपको ढूंढना है तो क्रिमिनल ढूंढने के लिए 100% क्या होना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बैंड्स हैं, डीएनए जो है वो 100% मैच होना चाहिए। किसके लिए, क्रिमिनल्स के लिए। क्रिमिनल को अगर ढूंढना है तो 100% डीएनए क्या करना चाहिए, मैच करना है। लेकिन अगर क्या कर दिया, किसी लेडी ने क्लेम कर दिया कि जो मेरा बच्चा है ये इसी का है, वो किसी इंसान को, किसी आदमी को बोल रही कि ये मेरे बच्चे का बाप, यही मेरे बच्चे का पिता है, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि वो उस बच्चे का पिता है? तो उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। लेकिन क्रिमिनल्स में जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो 100% डीएनए मैच होना चाहिए। लेकिन जब हमें किसी बच्चे का पिता या माता कंफर्म करनी है तो उसके लिए 100% डीएनए मैच नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम, 50% डीएनए जो है माता से और 50% डीएनए पिता से मैच होगा। तो क्या होता है कि अगर पैटर्निटी टेस्ट करवाना है, क्या करवाना है बच्चों, पैटर्निटी टेस्ट करवाना है, पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जा रही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने करके देखी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाला जो डीएनए है, मान लो ये बच्चे का है, किसका है, ये चिल्ड्रन का है, चाइल्ड का या बेबी का। ये वाला जो है वो क्या है, मदर का है। यहाँ पर जो डीएनए मतलब मैं लोड करूंगी वो बच्चे का है, ये वाला मदर का है, और ये वाला फादर तो नहीं बोल सकती कि फादर का है, यानी कि फादर जो हो सकता है, जो सस्पेक्टेड फादर है, यानी कि है या नहीं, जो एक पिता है कि है या नहीं पिता, जिसका पता करना है, उसका डीएनए हमने यहाँ पर लोड किया। अब बच्चे का जो डीएनए हमने लोड किया तो बच्चे के डीएनए के बैंड्स इस तरह से हमें मिले। बच्चे का डीएनए जब लोड किया तो बच्चे का डीएनए, जब हमें फिल्म देखी तो हमने बच्चे का डीएनए जो है वो इस तरह से मैच हुआ। अब माता का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा तो माता का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मान लो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पिता है या नहीं कंफर्म करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ये वाला जो डीएनए था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था, ये तो बच्चे से नहीं मिल रहा। ये वाला और ये वाला क्या कर रहा है, मैच हो रहा है बच्चे से। ये वाला और ये वाला मैच नहीं हो रहा है, ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है। यानी कि डीएनए में 50% डीएनए मम्मी का किससे मैच कर रहा है, बच्चे से मैच कर रहा है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो बच्चा है वो इसी का है, किसी और का नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रही। अब क्या पता करना है कि ये पिता, इस बच्चे का पिता ये है या नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए अब ये जो उसने बोला है, जिस पे एलिगेशन लगाया, उस पिता का डीएनए लिया जाएगा, डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। तो मान लो कि अब डीएनए टेस्ट करवाने के बाद में इस पिता के डीएनए का बैंड्स कुछ ऐसे मिले। ठीक है, तो पिता के डीएनए का बैंड्स ऐसे मिला, तो ये वाला डीएनए बैंड मैच कर रहा है बच्चे के डीएनए बैंड से, ये वाला जो डीएनए बैंड है वो भी मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी डीएनए बैंड्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। यानी कि 50% डीएनए पिता का भी मैच कर रहा है, 50% डीएनए मम्मी का भी मैच कर रहा है। यानी कि ये जो बच्चा है वो क्या है, इन्हीं दोनों कपल्स का है। लेकिन यहाँ पर पिता का डीएनए बैंड्स, मान लो ऐसा ना हो गया, पिता का डीएनए बैंड्स कुछ ऐसा होता, मान लो बराबर में यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, देखना ऐसा होता, ऐसा कुछ होता। तो देखो यहाँ पर एक बैंड तो मैच कर रहा है, इनकी 20-25% तो सबका मैच कर सकता है, लेकिन 50% मैच होना चाहिए। लेकिन बाकी डीएनए बैंड्स मैच नहीं कर रहे। यानी कि जो लेडी क्लेम कर रही है कि ये बच्चे का पिता है, वो बच्चे का पिता नहीं है, वो झूठा उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल्स को पहचानने में पता लगाया जाता है, और पैटर्निटी टेस्ट भी क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं कि बच्चे के मम्मी कौन है और पिता कौन है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और क्या क्या रोल है, क्या क्या एप्लीकेशन है, कि अगर मुझे देखना हो कि इंडिया की लोगों की जो पॉपुलेशन है
उस पॉपुलेशन में डीएनए जो है वो कैसा है, और जो अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड वगैरह के जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका डीएनए में कितनी डाइवर्सिटी है ये पता करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए की डाइवर्सिटी भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। क्या कर सकते हैं, डीएनए की डाइवर्सिटी भी पता लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशंस अगर मुझे देखनी हो, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या देख रहे हैं अब हम, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक तो क्या क्या कहाँ पर यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, क्रिमिनल्स की पहचान करने में, यानी कि फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक लैब्स के अंदर। तो नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि फॉरेंसिक साइंस में क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में। इसके अलावा क्या करने में, पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है, बच्चे का पिता या माता पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। तो पैटर्निटी टेस्ट में भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। और इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन के बीच में मेरा डीएनए आपके डीएनए से कितना अलग है ये पता करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। और इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसे कि बंदर का डीएनए लिया, हमारा डीएनए लिया, तो हमारा डीएनए बंदर के डीएनए से कितना % मैच कर रहा है, इससे पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर वाकई में बंदर थे क्या। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन किसके हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। यहाँ पे हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में जो कुछ दिया हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाय डायग्रामेटिकल तरीके से क्या हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझा हुआ। यहाँ पर देखिए कि डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, क्राइम सीन से हमने क्या किया है, एक डीएनए को ले लिया है, क्राइम सीन वाले डीएनए को ले लिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 46 जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, हर एक क्रोमोसोम्स का क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। लेकिन मैं 46 क्रोमोसोम्स का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे क्या किया एनसीईआरटी में कि क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है उसका क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 का क्या किया है यहाँ पर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना के दिखाया है, मतलब टेस्ट करके दिखाया है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 में वीएनटीआर का नंबर देखिए 11 है। क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि हमने बोला है वीएनटीआर का नंबर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 में वीएनटीआर का नंबर मान लो ऊपर वाले में 11 है और नीचे वाले में कितना है, वीएनटीआर का नंबर 9 है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 में वीएनटीआर का नंबर 1 में कितना है, 8 है और 1 में कितना है, 7 है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 में एक में जो वीएनटीआर का नंबर है वो कितना है, 5 है और एक में वीएनटीआर होमोलोगस क्रोमोसोम में होमोलोगस क्रोमोसोम 16 में वीएनटीआर का नंबर एक में 5 है, एक में 2 है। अब देखो ये क्या है कि जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला है उसकी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके देखा है, उसको हमने आइसोलेशन वगैरह सब कर लिया और हमें मिला कि ये देखो वीएनटीआर का नंबर इतनी बार रिपीट हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब हमें जिस पे क्या है, शक है, तो एक सस्पेक्टेड 1 ये है और एक सस्पेक्टेड 2 ये है, इसका भी वीएनटीआर का नंबर देखा तो दोनों का हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 लिए, तो इनके भी क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 से हम मैच करवा के देख रहे हैं। ठीक है, तो मैच करवाया, यहाँ पे वीएनटीआर क्रोमोसोम नंबर 7 में इसमें वीएनटीआर का नंबर कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है,
यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितना है 10 है। इसमें देखो बी वाले में यहाँ पर कितना है क्रोमोसोम्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 है। इसमें कितना है बच्चों 9 है। इसमें कितना है 8 है। यहाँ पर कितना है क्रोमोसोम नंबर 7 में क्रोमोसोम नंबर 2 में एक में 7 है। एक में यहाँ पर कितना है क्रोमोसोम नंबर 15 में 5, एक में कितना है 2 है। तो देखा जाए तो 8 7 और 8 7 वाला सीक्वेंस क्या है ए और बी का सिमिलर है, लेकिन बाकी का पूरा सिमिलर नहीं है। देखा जाए तो ये जो इंडिविजुअल बी था इसके पूरे के पूरे वीएनटीआर का नंबर क्या हो रहा है, जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला है उससे मैच कर रहा है। और इधर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, कि जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं उनका नंबर बता रहा है। अब आपको पता है वीएनटीआर के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब हमने कट किया बच्चों, तो क्या हुआ यहाँ पर कि देखो कि ये इतना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इसको कट किया तो इतना RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का लेंथ मिला। इसका लेंथ क्या है, इतना है, बाकी सबको हटा दो, इसका इतना है, इसका हमें इतना देखने को मिला, इसका ये है, इसका इतना सा है ये। फिर इसके बाद में सॉरी ये देखो यहाँ पर इसका इतना है, ये इसका लेंथ इतना सा है, इसका लेंथ इतना है। VNT जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करेंगे तब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट वाली जगह पर कट करेगा और क्या हो जाएगा, हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का लेंथ देखने को मिलेगा। देखो इतनी लेंथ क्या हो रही है इनकी, हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मिल गया। अब नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, यानी कि इधर नंबर दिया हुआ है, जितना जो शॉर्ट होगा, जितना क्या होगा, जितना VNTR का नंबर है, जितना छोटा VNTR है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, और जितना बड़ा VNTR का नंबर है, जितने वेरिएबल मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, उतना ऊपर की तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है हमें बैंड्स शो हो रहा है। तो अब देखो कि यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये 2 नंबर वाला यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसमें कितने हैं 5 हैं, तो ये 5 वाला यहाँ पे बनना चाहिए। देखो 5 वाला यहाँ पे बनेगा, मैं जो ग्रीन कलर से बना रही हूँ ना उसको देखो, 5 वाला इसका यहाँ पे बना। अब इसमें कितना है 7 नंबर वाला मान लो कि यहाँ पर बना ये। फिर क्या है 8, तो 7 के जस्ट ऊपर ये 8 वाला यहाँ पर बन गया, क्योंकि NCERT के डायग्राम में भी गड़बड़ है। ये 9 नंबर वाला यहाँ पर बना और ये 11 नंबर वाला बना। ये जो क्राइम सीन से मिला था उसका हमने क्या बना, बैंड बना लिया। अब जो इंडिविजुअल ए है, ए वाले में देखते हैं कितना है, इसमें 5 और 10 है, तो 5 वाला इसका यहाँ पे बना, 10 वाला इसका क्या होगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में 7 और 8 देखो, 7 और 8 देखो, तो 7 और 8 देखो यहाँ पर बन गए 7 और ये बन गया 8 नंबर का बैंड। फिर क्या 4 और 3 देखो, तो ये जो था वो 4 वाला और ये वाला जो था 3 वाला। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं कितना, 2 और 5, ये 2, ये 5 वाला, फिर 7 और 8, ये 7 और ये 7 और 8 वाला बनाया। अब कितना 9 और 11 वाला, तो देखो ये 9 यहाँ पे और ये 11 यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, किसका DNA फिंगरप्रिंटिंग का मैच कर रहा है, किसका DNA फिंगरप्रिंटिंग का बैंड मैच कर रहा है, कि बी वाले का मैच कर रहा है क्राइम सीन वाले से। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो बी है यही क्या है, क्रिमिनल है, इसी ने गलती करी है, इसी ने मर्डर किया है, इसी ने मारा है, यानी कि इसी का DNA क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्राइम सीन वाले DNA से 100% मैच कर रहा है। इसीलिए क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से हमें पता चल गया कि यही क्या है, बी वाला जो सस्पेक्टेड था वो क्या है, हमारा क्रिमिनल है, इसी ने उस इंसान को मारा है, इसी को सजा दी जानी चाहिए। तो इस तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग से किसने गलती की है, किसने क्राइम किया है, उसका पता हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपकी NCERT बोलती है, क्या बोल रही है NCERT, देखो बोल रही है कि एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग की। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज, कि फॉरेंसिक साइंस के साथ साथ कहाँ पर,
कि देखो यहाँ पर ये डिटरमाइन कर सकता है क्या पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, कि भारत के लोगों का डीएनए अमेरिका वाले लोगों के डीएनए से कितना अलग है, ये हम पता लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि इसके अलावा प्रोब्स वगैरह को यूज करके, ठीक है, एक और यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, एक एप्लीकेशन यहाँ पर दी हुई है समरी के अंदर, समरी के अंदर दी हुई है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, जेनेटिक जो फिंगरप्रिंटिंग है उसका यूज किया जा सकता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत अच्छे से समझना है। हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक अब और बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा उसमें पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है, सिर्फ 15-20 मिनट का समझने वाला पार्ट है, बाकी फुल टू एनसीईआरटी, आप भी एनसीईआरटी लेकर ही बैठना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।